6 अगस्त 1945 जापान का शांतिप्रिय शहर हिरोशिमा गर्मियों की तपिश में जाग रहा था। नीला आसमान, हल्की सुनहरी धूप और सामान्य दिनचर्या की आहट हर गली कूचे में महसूस हो रही थी। लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि यह सुबह उनकी जिंदगी की आखिरी शांत सुबह होगी। करीब सुबह 7 बजे जापानी सेना के रडार पर दक्षिण दिशा से हलचल दर्ज होती है। सैनिकों को जल्द ही एहसास हो जाता है कि कोई अमेरिकी विमान उनकी ओर बढ़ रहा है। तुरंत चेतावनी के सायरन बजते हैं, रेडियो प्रसारण रोक दिए जाते हैं और पूरा शहर डर के साए में प्रार्थना करने लगता है, काश आज हमला ना हो। उस दौर में सबसे घातक बम भी किसी इलाके का छोटा सा हिस्सा तबाह कर पाता था, जिसमें दर्जनों लोग ही मारे जाते थे। जापानी सोच रहे थे कि शायद कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस सुबह पर इतिहास की सबसे भयानक कयामत उतरने वाली है। दरअसल अमेरिकी विमान बिना रोके हिरोशिमा की ओर बढ़ रहा था। जापानी सेना चाहती तो अपने लड़ाकू जहाजों से उसे रोक सकती थी, लेकिन समस्या थी ईंधन की कमी। 1945 तक आते आते जापान की आर्थिक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि सेना के पास पेट्रोल तक नहीं था। मजबूर होकर उन्होंने विमान को जाने दिया। कुछ ही देर में वह विमान जापान के हवाई क्षेत्र से बाहर भी निकल गया। करीब सुबह 8 बजे खतरे के सायरन बंद कर दिए गए। लोग मानो डर भूलकर फिर से रोजमर्रा के कामों में जुटने लगे। बच्चे स्कूल की ओर निकल पड़े, कर्मचारी दफ्तर जा रहे थे और कई लोग अपने घरों या बाजार में सुबह की चाय पी रहे थे। लेकिन हालात आसान नहीं थे। दुकानों से दूध, अंडे, चाय, कॉफी जैसे सामान गायब थे। लोग भूख और अभाव से जूझ रहे थे। स्कूल के मैदानों और घरों के बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थीं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया था कि आम जनता के लिए कार चलाना असंभव हो गया था। नतीजा, हिरोशिमा की सड़कों पर सिर्फ पैदल लोग और साइकिलें नजर आती थीं। सुबह करीब 8 बजे जब लोग दोबारा सामान्य जीवन की ओर लौट रहे थे, तभी आसमान में फिर से एक और अमेरिकी विमान दिखाई देता है। जापानी सैनिक इसे भी आसानी से रोक सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि शायद यह भी सिर्फ हालात का जायजा लेने आया होगा। लेकिन नहीं, यह विमान मौत का पैगाम लेकर आया था। यह था अमेरिका का विशालकाय B-29 बॉम्बर विमान एनोला गे, जिसे उड़ा रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल टिब्बेट्स। इस विमान के दाहिने हिस्से से थोड़ी दूरी पर एक और B-29 ग्रेट आर्टिस्ट उड़ रहा था और इनके पीछे एक तीसरा जहाज भी था, जिसकी एकमात्र जिम्मेदारी थी तस्वीरें लेना, इतिहास के सबसे बड़े परमाणु हमले की तस्वीरें। विमान धीरे धीरे हिरोशिमा के ऊपर पहुंच रहा था और जापानी सैनिक रडार स्क्रीन पर भय से जमे हुए थे। फिर वो पल आता है 8:15 पर। लेफ्टिनेंट पॉल टिब्बेट्स एक बटन दबाते हैं और तब दुनिया ने पहली बार उस राक्षसी शक्ति को देखा जिसे परमाणु बम कहा जाता है। यह था लिटिल बॉय, 4 टन वजनी और दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम। असल में इसे हिरोशिमा के ओआईआई ब्रिज पर गिराना था, लेकिन तेज हवाओं के कारण यह अपने लक्ष्य से लगभग 250 मीटर हटकर शिमा सर्जिकल क्लिनिक की ओर बढ़ गया। करीब 43 सेकंड तक यह बम धीरे धीरे गिरता रहा। नीचे खड़े लोग इसे अपनी आंखों से देख भी पा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, यह बम जमीन से लगभग 600 मीटर ऊपर ही फट गया। अचानक आसमान में एक चक्काचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी फटी। जिनकी आंखें उस वक्त ऊपर उठी थीं, वे पलक झपकने से पहले ही अंधे हो गए। और फिर आया वो भयानक धमाका जिसकी शक्ति थी 12,000 टन TNT के बराबर, मानो सूरज को धरती पर गिरा दिया गया हो। धमाके के साथ ही हर तरफ आग की लपटें फैल गईं। शहर के बीचों बीच बनी मजबूत कंक्रीट की कुछ इमारतें छोड़कर बाकी सब राख में बदल गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 15 किलोमीटर दूर तक खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखर गए। चंद पलों में ही हिरोशिमा की 2/3 इमारतें ढह गईं। आग की आंधी चारों ओर फैल गई। लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली लपटों ने पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानों को भस्म कर दिया। शहर की 2.5 लाख आबादी में से करीब 80,000 लोग उसी क्षण भाप बनकर उड़ गए। बाद में पायलट पॉल टिब्बेट्स ने कहा था, जैसे ही विस्फोट हुआ, विमान के केबिन में अजीब सी रोशनी फैल गई। मेरे दांतों में सनसनाहट होने लगी। विमान के पिछले हिस्से में बैठे गनर बॉब कैरन ने तुरंत अपना कोडक कैमरा उठाया और नीचे का दृश्य कैद करने लगे। नीचे शहर अब एक मशरूम बादल में बदल चुका था। रेडिएशन से बना वह जहरीला बादल हजारों फीट ऊपर उठ गया और आने वाले दशकों तक लोगों को धीरे धीरे मौत की ओर धकेलता रहा। हिरोशिमा का आसमान अभी भी उस विशाल धमाके की गूंज से कांप रहा था। नीचे पूरा शहर जलते हुए नरक में बदल चुका था। जिन इमारतों में लोग सुबह सुबह दफ्तर पहुंचने की तैयारी कर रहे थे, जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ाई के लिए इकट्ठा हुए थे, सब कुछ पलक झपकते ही राख हो गया। 13 वर्षीय बच्ची सेत्सुको थर्लो, जो उस समय स्कूल में मौजूद थी, आगे चलकर अपनी आपबीती सुनाती हैं। वो कहती हैं, मैंने अचानक एक सफेद तेज रोशनी देखी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं मलबे के नीचे दबी हुई थी। मेरी सहेलियां चीख रही थी।
कुछ की आंखें बाहर निकल चुकी थीं, कुछ के शरीर से खाल लटक रही थी। मैं रेंग रेंग कर किसी तरह बाहर आई, लेकिन बाहर तो दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। चारों ओर सिर्फ आग और मौत थी। सेत्सुको बताती है कि जैसे ही वह भागने लगी, उनकी सहेली की चीख सुनाई दी। वह मलबे के नीचे फंसी हुई थी। उन्होंने कोशिश की उसे बाहर निकालने की, लेकिन तभी आग की लपटें उसके शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। सेत्सुको की आंखों के सामने ही उसकी सहेली जलकर राख हो जाती है। वह दौड़ती रही, जलते हुए शवों के बीच से निकलती रही। रास्ते में उन्हें हर तरफ इंसानों का मांस और खून बिखरा दिखाई दिया। आखिरकार वह एक पहाड़ी पर चढ़ी और पीछे मुड़कर देखा, वह उनका प्यारा शहर नहीं था, अब वह सिर्फ आग का समंदर था। उधर शहर के पूर्वी हिस्से में एक ट्रेन हिरोशिमा की ओर बढ़ रही थी। अचानक सैनिकों ने ट्रेन रोक दी और यात्रियों को नीचे उतर जाने का आदेश दिया। डिब्बों को वहीं रोक दिया गया, लेकिन इंजन को आगे बढ़ने दिया गया। कुछ ही दूरी पर रेलवे लाइन पर हजारों लोग धीरे धीरे शहर से बाहर भाग रहे थे। उनमें से कई की त्वचा उनके शरीर से लटक रही थी, जैसे किसी दीवार से आधा फटा पोस्टर लटकता है। कुछ लोगों की आंखें बाहर निकल आई थी और लगभग हर किसी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, पानी पानी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि शहर का पानी अब जहर बन चुका था। धमाके से निकली रेडिएशन ने हर कुएं, हर नदी और हर पोखर को जहरीला बना दिया था। जिसने भी ये पानी पिया, वह कुछ ही मिनटों में दर्द से तड़प तड़प कर मर गया। रात होते होते हालात और भी भयावह हो गए। करीब 11 बजे अचानक तेज बारिश शुरू हुई। लोग खुश हुए कि शायद आग बुझ जाएगी, लेकिन यह कोई सामान्य बारिश नहीं थी। यह थी काली बारिश, ब्लैक रेन, रेडियो एक्टिव धूल, राख और गंदगी से भरी बूंदें। जहां जहां यह गिरती, वहां जमीन जहरीली हो जाती। लेकिन प्यास से तड़पते लोग इस बारिश का पानी पीने लगे। उन्हें लगा कि अब जान बच जाएगी, पर कुछ ही देर में उनके शरीर अकड़ने लगे और वे वहीं गिरकर तड़प तड़प कर मर गए। जो लोग उस दिन बच गए थे, वे भी धीरे धीरे रेडिएशन के असर से मरने लगे। किसी को कैंसर हुआ, किसी के अंग गलने लगे, और जो आने वाली पीढ़ियां थीं, वे विकलांग या बीमार पैदा हुई। यह सिर्फ उस एक दिन का हमला नहीं था, ये मौत आने वाले दशकों तक पूरे जापानियों का पीछा करती रही। उस समय हिरोशिमा शहर की आबादी करीब 2,50,000 थी। धमाके के पल भर बाद ही लगभग 80,000 लोग खत्म हो गए। अगले महीनों और सालों में यह संख्या बढ़कर 1,50,000 से भी ज्यादा हो गई। लेकिन इस तबाही को दुनिया तक पहुंचाने वाला पहला व्यक्ति था 37 वर्षीय पत्रकार सातोशी नाकामुरा। उस दिन वह शहर से थोड़ी दूरी पर अपने दोस्त के घर गए थे। धमाका हुआ तो उनके चेहरे पर शीशे के टुकड़े लगकर चोटें आईं। उन्होंने तुरंत अपनी साइकिल उठाई और हिरोशिमा की ओर निकल पड़े। जब दोपहर तक वे शहर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिर्फ लाशें, जलते हुए शव, खून से लथपथ बच्चे और इमारतों के ढेर। सड़कों पर अब कोई पहचान नहीं बची थी। नाकामुरा ने वहीं से डोमी न्यूज एजेंसी के ओकायामा दफ्तर को फोन किया और पहला डिस्पैच भेजा। सुबह 8:15 बजे दुश्मन के विमानों ने हिरोशिमा पर भयानक बम गिराया। पूरा शहर तबाह हो चुका है। अनुमान है कि 1,70,000 लोग या तो मारे जा चुके हैं या गंभीर रूप से घायल हैं। फोन पर बैठे ब्यूरो चीफ ने हैरानी से कहा, यह संभव नहीं, एक ही बम से इतने लोग कैसे मर सकते हैं? रिपोर्ट में संख्या थोड़ी कम कर दो। लेकिन नाकामुरा गुस्से में चिल्लाए, सेना मूर्ख है, उन्हें पता ही नहीं कि हमने नरक को अपनी आंखों से देख लिया है। अब तक हिरोशिमा पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। लेकिन दुनिया के लिए सवाल यह था, इतना खतरनाक बम बना कैसे? इसका जवाब देने खुद सामने आए अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम स्वीकार किया कि यह एटम बम अमेरिका ने गिराया है। वह गर्व से बोले, कुछ समय पहले हमारे जहाज ने हिरोशिमा पर एक बम गिराया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। यह बम 20,000 TNT क्षमता का था, इतना शक्तिशाली कि अब तक के सबसे बड़े बम से भी 2000 गुना ज्यादा ताकतवर। यह हमारे हथियारों की श्रृंखला में एक क्रांतिकारी बदलाव है। उन्होंने आगे कहा, इस बम का बनाया किया जा रहा है और इससे भी ज्यादा शक्तिशाली बम तैयार किए जा रहे हैं। यह परमाणु बम दुनिया की शक्ति से बनाए गए हैं। हिरोशिमा की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 की सुबह जापान पर मौत की दूसरी छाया उतर आई। उस दिन भी आसमान बिल्कुल साफ था। गर्मियों की धूप फैली हुई थी और नागासाकी शहर के लोग रोज की तरह अपने काम में जुटे थे। किसी को पता नहीं था कि आने वाली घड़ी उनकी पूरी दुनिया बदल देगी। सुबह करीब 11 बजे अमेरिकी B-19 बॉम्बर विमान बॉक्स कार लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ जापान की ओर बढ़ रहा था। असल में इसका असली निशाना था शहर कोकुरा।
लेकिन वहां मौसम खराब था और धुंध के कारण पायलटों को साफ नजर नहीं आ रहा था। मजबूरी में विमान ने रास्ता बदला और नागासाकी की ओर बढ़ गया। 1102 मिनट पर लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स स्विनी ने बटन दबाया और आकाश से नीचे गिरा इतिहास का दूसरा परमाणु बम फैटमैन। यह बम लिटिल बॉय से कहीं ज्यादा ताकतवर था। इसमें यूरेनियम की जगह प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था, जो बहुत अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी था। जैसे ही बम नीचे गिरा, पूरा आसमान पीली और सफेद रोशनी से चमक उठा। एक पल को लगा मानो सूरज धरती पर उतर आया हो। फिर अचानक चारों ओर अंधकार छा गया और उसके बाद इतना तेज विस्फोट हुआ कि शहर की हर गली, हर घर, हर इमारत पलक झपकते ही राख में बदल गई। फैटमैन का धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के सैकड़ों किलोमीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो गया। हजारों लोग उसी पल भाप बनकर उड़ गए। उनके शरीर का नामो निशान तक नहीं बचा। जो लोग थोड़े दूर थे और जीवित बचे, उनकी हालत और भी भयावह थी। उनके कपड़े जलकर शरीर से चिपक गए थे, त्वचा गलकर नीचे लटक रही थी। कुछ बच्चे अपनी माओ की गोद में ही जलकर कोयले जैसी मूर्ति बन चुके थे। एक स्थानीय नर्स सानो म्यूको उस दिन किसी तरह जिंदा बची। उन्होंने बाद में कहा, मैंने भगवान से कभी नहीं कहा था कि मुझे यह दिन दिखाए। मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे जल रहे थे। उनके रोने की आवाजें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। चारों ओर सिर्फ धुआं, जलते शव और तबाही थी। अस्पताल, स्कूल, चर्च, कुछ भी नहीं बचा था। उस दिन नागासाकी में करीब 74,000 लोग तुरंत मारे गए। हजारों लोग जलन, कैंसर और रेडिएशन की बीमारियों से आने वाले वर्षों तक तड़पते रहे। दूसरे परमाणु हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वह ठंडे लहजे में बोले, अब जापानियों को समझ आ गया होगा कि हमारा परमाणु बम क्या कर सकता है। अगर उन्होंने अब भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो हम और हमले करेंगे और इन हमलों में लाखों नागरिक मारे जाएंगे। यह चेतावनी किसी धमकी से कम नहीं थी। 2 न्यूक्लियर बमों और 8 अगस्त को सोवियत संघ के जापान के खिलाफ युद्ध में उतरने के बाद जापान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार 15 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। लेकिन इसकी कीमत इंसानियत ने अपनी सबसे गहरी चोटों के रूप में चुकाई। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहर तबाह हो चुके थे। लाखों लोग या तो तत्काल मारे गए या धीरे धीरे रेडिएशन के जहर से मौत का शिकार हुए। आने वाली पीढ़ियों तक बच्चे विकलांग और बीमार पैदा होते रहे। इतिहास गवाह है कि यह हमले सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं थे। ये एक संदेश भी था कि अमेरिका दुनिया को दिखाना चाहता था कि उसके पास कैसी ताकत है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये ताकत सच में इंसानियत की रक्षा के लिए थी या ये केवल भय फैलाने का तरीका था? परमाणु शक्ति को आज शांति और सुरक्षा का प्रतीक कहा जाता है, लेकिन क्या यही शांति है जहां एक बटन दबाते ही लाखों लोग भाप बन जाएं? हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमलों ने इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया। 2 पल के धमाके ने लाखों जिंदगियां खत्म कर दी और लाखों को ऐसी चोटें दी जो आने वाली पीढ़ियों तक उनके खून में बहती रही। जब बम गिरा उस वक्त जिसने भी अपनी जान बचाई उसके सामने एक और बड़ी लड़ाई थी, रेडिएशन का जहर। यह कोई साधारण आग नहीं थी जिसे पानी से बुझा लिया जाए। यह अदृश्य मौत थी। लोगों की त्वचा पर अजीब से लाल धब्बे उभरने लगे। शरीर में कमजोरी, उल्टियां, तेज बुखार और धीरे धीरे अंदरूनी अंगों का फेल होना। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीमारी क्या है। डॉक्टरों के पास ना दवाइयां थी ना अनुभव। जापान में ऐसे लोग जो इस हमले से बचे उन्हें कहा गया हिबाकुशा, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं रही। वे न सिर्फ बीमारियों से जूझ रहे थे बल्कि समाज से अलग थलग कर दिए गए थे, क्योंकि लोग डरते थे कि उनके साथ रहने से बीमारी फैल जाएगी। हिबाकुशा को नौकरी मिलने में मुश्किल होती थी, शादी करना लगभग नामुमकिन था। यानी वह लोग जिन्होंने नरक से जिंदा बाहर निकलने का चमत्कार किया था, उन्हें अपनी ही धरती पर अजनबी बना दिया गया। रेडिएशन का सबसे खतरनाक असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ा। कई महिलाएं जिनके गर्भ में बच्चे थे, उन्होंने या तो गर्भपात कर दिया या फिर विकलांग और बीमार बच्चों को जन्म दिया। छोटे बच्चों के बाल झड़ जाते, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती और वे बिना वजह बीमार पड़ जाते। वैज्ञानिकों ने बाद में कहा, रेडिएशन शरीर के डीएनए तक को बदल देता है और इसका असर सिर्फ एक पीढ़ी तक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक रहता है। एक सर्वाइवर त्सुतोमु यामागुची, जो हिरोशिमा और नागासाकी दोनों हमलों में जीवित बचे, ने कहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग जिंदा जल रहे थे। कोई अपनी आंखें पकड़कर भाग रहा था क्योंकि उनकी पलकें पिघल चुकी थी। कोई अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते खुद मर गया। और जब मैं नागासाकी में था, मैंने वही मंजर दोबारा देखा।
मुझे लगा कि शायद पूरी धरती पर अब कोई उम्मीद नहीं बची। दोनों शहरों में अस्पताल खुद ही राख हो चुके थे। जो डॉक्टर और नर्स बचे थे वे खुद भी घायल थे। घायल लोग हजारों की तादाद में इकट्ठा होते, कोई पानी मांगता, कोई दवा, लेकिन देने के लिए कुछ नहीं था। कई जगहों पर लोग दर्द से तड़पते तड़पते बिना किसी इलाज के मर गए। हमले के बाद जापान की सरकार भी पूरी तरह टूट चुकी थी। शहरों का आधा से ज्यादा हिस्सा मिट्टी में मिल गया था। रेलवे, फैक्ट्रियां, स्कूल सब खत्म। खाने पीने की चीजें दुर्लभ हो गई थी। लोग पेड़ों की छाल और घास खाकर जिंदा रहते। लेकिन इन सब के बीच भी जापानी लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की। यही उनकी असली ताकत थी। हिरोशिमा और नागासाकी की तस्वीरें जब दुनिया भर में पहुंची तो हर कोई सन्न रह गया। अखबारों में छपी राख बने इंसानों की तस्वीरें देखकर लोग सोचने लगे, क्या यही विज्ञान की तरक्की है? अमेरिका और सोवियत संघ समेत सभी देशों ने तुरंत परमाणु हथियारों की होड़ शुरू कर दी। हर देश चाहता था कि उसके पास भी ये अंतिम हथियार हो। लेकिन जो दो शहर राख हुए वे पूरी दुनिया को याद दिलाते रहे कि यह हथियार कितना खतरनाक है। आज भी हर साल 6 अगस्त और 9 अगस्त नागासाकी को शांति दिवस मनाया जाता है। उस दिन बचे हुए हिबाकुशा और उनके परिवार मोमबत्तियां जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं और एक ही संदेश देते हैं, यह फिर कभी नहीं होना चाहिए।